So now we are starting with our fifth experiment, that is accident prevention. Now before starting with that, I would like to ask you a question. What do you mean by accident? So अगर हम एक्सीडेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहला पॉइंट? जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, यू कैन और यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी. या एनीवन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सीडेंट. Just unmute and tell me the answer if anyone knows about what do you mean by accident. So Sir, first any I will give you. unexpected event which cause injury or death. Yeah, very true. So injury can be happen or maybe the accident can be a fatal accident, right? So apart from that also we can see the accident can be related with the without any planning or without any desire. So if you want to define an accident, you can note down this point in your notebook. अच्छा, by the way, आप लोगों के पास लाइट है ना या आपके इधर भी गया है? You have electricity? Everyone just type yes in the chat box if you are having it. Yes, sir. ओके ओके. सो एक्सीडेंट को अगर हमने देखना है तो एक्सीडेंट को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज अ अनप्लान्ड इवेंट. इट इज अ अनप्लान्ड इवेंट. सेकंड, we can say that it's a undesired event also. Okay, so now if this accident happens, if this kind of event happen, what exactly is going to happen? That is, there are unacceptable and undesired consequences. So every event there are consequences, right? And those consequences are dependent on its severity. Severity कैसा होता है? Severity कैसा होता है कि जिसमें समझो आपका एक इवेंट है और वो इवेंट का एक रिस्पॉन्स या फिर एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम देखेंगे तो उसमें अनडिजायर्ड और अनएक्सेप्टेबल, अब हमें उसके रिजल्ट जो है एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. किसी का एक्सीडेंट में हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, या फिर किसी का और भी कुछ इंजरी हो सकता है. तो वो सारे इंजुरीज जो होंगे दोज आर नॉन एक्सेप्टेबल बाय ह्यूमन पर्सन. किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो या किसी और के साथ एक्सीडेंट हो, बराबर. सो देयर इज अ लॉस ओरिएंटेड एक्टिविटी जिससे लॉस हो सकता है. ओके, so next thing we need to know about accident prevention, that how we are able to prevent the accident, and these consequences are not helpful. Okay, and because they are not helpful, we need to find out that what are the ways by which we can remove these losses, or we can say the consequences which are causing the losses, like you can say damage to the equipment, machineries, raw materials, and definitely if your company is manufacturing company, then there are produced items or final goods, right? So these all things will be affected due to an accident. Now, so these all effects of the accident we should be preventing, और इसके लिए कुछ चीजें होती है जो जिम्मेदार होती है, और वो क्या होती है वो देखते हैं. पर उसके सबसे पहला है कि ह्यूमन फैक्टर्स. तो ह्यूमन एरर की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज. मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं अनसेफ एक्टिविटी. व्हाट इज द वर्ड अनसेफ एक्टिविटी? जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स. फर्स्ट point you have to consider, that is a unsafe activity. और second होता है, because of the unsafe activity there are chances that these unsafe activities are leading to developing an unsafe condition. Okay, so अभी हमारे पास दो reasons आ गए हैं एक्सीडेंट के. वो होता है अनसेफ एक्टिविटी एंड अनसेफ कंडीशन, और इन दोनों में आपका ह्यूमन, मतलब वहां पे आपका ह्यूमन मतलब वर्कर, आपका सुपरवाइजर, आपका इंजीनियर, आपका मैनेजमेंट का पर्सन, उसमें से कोई भी अगर जो इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी में, सो अनसेफ एक्टिविटी एंड अनसेफ कंडीशन. सो अभी अनसेफ एक्टिविटी का कोई एग्जांपल देना चाहता है? अभी इधर का मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको. यहाँ पे लाइट गया है, मतलब बहुत पूरे एरिया का लाइट गया है, और अभी लाइट गया है उस कंडीशन में अपने पास टॉर्च नहीं है, और हम रोड पे जा रहे हैं. क्या क्या हो सकता है? हम गिर सकते हैं, कोई आके हमें टकरा सकता है, बराबर. और भी और क्या हो सकता है? ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी हो सकता है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए. उसी प्रकार से अगर कंपनी में अगर हम बात करेंगे, कंपनी में या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन साइट्स पे अगर हम बात करेंगे, सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच पीपल आर डूइंग
नोइंगली अननोइंगली विथ ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं और उसको बोलते हैं अनसेफ एक्टिविटीज। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हर कोई एक्सीडेंट जो होता है वो आपका रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, सो नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मतलब क्या है कि अगर आपका कोई जो विक्टिम है, जो एक्सीडेंट में उसको लगा है या फिर कुछ हुआ है उसे, वो अगर 48 आवर्स में कंपनी में वापस ज्वाइन करता है तो हम उसे नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। और रिपोर्टेबल एक्सीडेंट वो होता है अगर आपका जो इंसान है, जो विक्टिम है, वो विक्टिम अगर 48 आवर्स के बावजूद भी कंपनी में काम करने को नहीं ज्वाइन हो पाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेबल और लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। तो इसमें लॉस्ट टाइम कैसे होता है कि अगर एक इंसान 48 आवर्स तक कंपनी में वापस नहीं आता है तो उसके नाम का वहां पे चर्चा होता है और 10-15 लोग, सो दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट विल बी लीडिंग टू द मोर देन अगेन मोर पीपल टू हैव उनको मिलने को जाएंगे, उनको फिर वापस आएंगे, उनको क्या बोलते हैं, घर पे जाके उनको बताएंगे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द एक्सीडेंट। ओके, सो ये हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट वी हैव सीन द टाइप्स of the accident: reportable and non-reportable accident. Second thing is hazard. Now what do you mean by hazard? Hazard is like we can say that there is a potential of a particular activity जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा इंजरी along with the damage हो सकता है। ओके, सो अभी तक आपको 2 पॉइंट्स मैंने बताया, वो आपको आपके नोटबुक में लिख के लेना है। दैट इज रिपोर्टेबल Portable एक्सीडेंट एंड and नॉन non-reportable. रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। या लिख लो ये। सो नाउ there are chances that human activities will be related with this accident. Okay, तो कौन से वो फैक्टर्स है वो अभी हम देखते हैं। So are you all ready? Just type ready in the chat box. So first, okay. So now if you are saying that you are ready, it means you are able to do the things rightly. But जब एक्सीडेंट होता है तब जो इंसान है वहां पर वो कुछ चीजें अच्छे तरीके से कर नहीं पाता है, या फिर अगर उसका जो अच्छा से करने का जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर वर्क प्रोसीजर बोलिए या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलिए, तो ये सारी चीजें जो है वो इंसान नहीं कर पाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द एक्सीडेंट हैपेंस। ओके, सो नाउ मूविंग टू द next point, that is human errors which are there, which are actually causing the accidents. सबसे पहला रीजन हम बोलेंगे that a person is forgetting either to perform the correct thing in the right manner. He is not able to perform the correct thing. उसको जो एक्टिविटी करना है, मे बी उसे ड्रिल मशीन से ड्रिल करना है या फिर कोई स्क्रू को टाइट करना है या स्क्रू को रिमूव करना है, जो भी एक्टिविटी उसको करना है उसका करने का एक अच्छा तरीका होता है, राइट तरीका होता है, और वो राइट तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। दैट इज अ वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यू कैन सी दैट उसे वो सही तरीके से तो करता है बट वो शायद हर बार उसे सही तरीके से नहीं करता है, कुछ बार करता है कुछ बार नहीं करता है। तो ये पॉइंट है एक्सीडेंट होने में ह्यूमन एरर का। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो कुछ चीज सही नहीं कर रहा है तो भी चलेगा, बट अगर उसने कुछ चीज गलत तरीके से कर दिया तो क्या हो सकता है, देयर आर एक्सीडेंट। जैसे कि आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको पता होगा ये, वाटर एंड एसिड। जब हमें वाटर एंड एसिड का सॉल्यूशन बनाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें कंटेनर में पहले से ही एसिड है, उसमें आप पानी डालो, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंटेनर में पहले से पानी है और उसमें आप एसिड डालो। अभी ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन क्या लगेंगे, सेम ही तो कर रहे हैं, पानी में एसिड डालना या एसिड में पानी डालना। ओके, दोनों तो सेम एक्टिविटी आपको लग रहा है, बट वो बहुत बार क्या होता है, इट इज अ व्हाट वी कैन से, बिकॉज ऑफ द रॉन्गली डूइंग द एक्टिविटी वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन ये एरर क्यों करता है, ये अनसेफ एक्टिविटी क्यों की जाती है, तो उसके कुछ फिजिकल रीजन है और उसके कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है। तो हम ये दोनों रीजन को देखने वाले हैं, फिजिकल रीजन क्या है और सेकंड है साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। तो फिजिकल रीजन ऐसा है, रीजन ऐसा है कि हमें ऑडिबल
या सो अगर कोई एक्टिविटी है, जैसे कि कोई वॉल को ओपन करना है, वॉल को क्लोज करना है, या कोई आपके वेट्स को उठा के रखना है, या कुछ ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे फिजिकल वेट का, फिजिकल एक्टिविटी का वहां पे इम्पोर्टेंस है, तो उस जगह पर वो इंसान का खुद का फिजिकल फिटनेस अच्छे से नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस ऑफ अ पर्सन हु इज कैरिंग आउट द एक्टिविटी इज लीडिंग टू एन एक्सीडेंट। तो ये हमारा सबसे पहला, आप बोल सकते हो, ह्यूमन फैक्टर है, फिजिकल फिटनेस ना होना। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि सम पीपल हैव सम फिजिकल डिफिकेसी। डिफिकेसी का मतलब क्या है, या डिफिशियंसी का मतलब क्या है, कि हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, हमारे पास जजमेंट नहीं हो सकता है, मिस जजमेंट का एक्टिविटी हो सकता है। कुछ लोगों को अंधेरे में काम करना पॉसिबल होता है, उनकी मेमोरी अच्छी रहती है। कुछ लोगों को बाय द हैबिट, यू कैन से, मशीन को वो बोलते हैं ना, मैं अंधेरे में भी वो काम कर सकता हूँ, या फिर मैं सो के उठने के बाद भी ये काम कर सकता हूँ, ऐसा अगर आपको लगता है तो इसका मतलब है आपके पास वो स्किल है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक के पास वो स्किल होता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजन, विजन रिलेटेड विद द योर स्पेक्स। आपको चश्मा अगर है तो चश्मे में भी अलग अलग कैटेगरी रहता है। आपको नजदीक का नहीं दिखता है, कभी दूर का नहीं दिखता है, दूर का ब्लर दिखता है, नजदीक का ब्लर दिखता है। तो देर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। देन ऑल्सो समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम दिस विजन, एक आदमी, आपने शायद ये जोक्स भी सुना होगा कि यहाँ पे चश्मा बनाने से आपको पढ़ने को आ जाएगा, और वो बोलता है कि चलो मैं चश्मा बना लेता हूँ, और बोलता है मेरे को पढ़ने नहीं आ रहा है, तो उसको रीड करने, मतलब वो लेटर्स ही नहीं आते उसको। तो ऐसा भी होता है कि आपको दिखाई दे रहा है, बट वहां पे अगर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा लिखा है, तो अगर वो आपको पढ़ने को नहीं आ रहा है, या पढ़ जो जो इंस्ट्रक्शंस आपने रीड किए वहां पे, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, या वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, देन ऑल्सो इट इज अ ह्यूमन एरर। Okay, now I will tell you, wherever you are, whatever you are doing, I know you are giving full attention to me, my voice, because I am not able to, you know, turn on my camera and start sharing a presentation with you. तो मुझे पता है कि आप मुझे काफी अच्छे से सुन रहे हो। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको दो एक्टिविटी करना है। आपका फोन है अगर आपके हाथ में, आपको उसे दूसरे हाथ में शिफ्ट करना है, किया, वापस दूसरे हाथ में शिफ्ट करना है, और अभी आपको खड़े रहना है। ओके, तो अभी मैंने जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया, तो कुछ लोग बहुत तुरंत एक्टिव हो गए, उनको समझ में आ गया कि सर ने बताया कि फोन अगर एक हाथ में पकड़ा है हमने, तो उसको दूसरे हाथ में देना है, दूसरे हाथ में लेने के बाद उसको वापस पहले हाथ में देना है और खड़ा रहना है। तो ये सब एक्टिविटी करने को किसी को 2 सेकंड लग गए, किसी को 3 सेकंड लग गए, किसी को 5 सेकंड लग गए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको समझता है, तो समझने के बाद कितने जल्दी आप उसको रिएक्ट करते हो। तो आपके ह्यूमन बॉडी में सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाला जो ऑर्गन है, वो है आपका आयलिड्स, मतलब जे तुमच्या डोळ्यांचे पापण्या आहेत, डोळ्यांच्या पापण्या तुमच्या त्या सगळ्यात फास्ट रिस्पॉन्ड करतात कोणत्याही घटनेला जे त्याच्याशी रिलेटेड असतं। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी जहाँ पे हमें ये पता चलता है, कितने लोगों ने किया ये एक्टिविटी अभी, कुछ लोगों तो समझ में भी नहीं आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं। ऐसा हुआ किसी के साथ? तो जितने लोगों ने किया उनका टाइम अगर हमने देखा, तो कुछ लोग जल्दी किए रहेंगे, कुछ लोग लेट किए रहेंगे, तो उससे बोलते हैं रिएक्शन टाइम। कुछ वर्कर्स होंगे ऐसे, कुछ सुपरवाइजर्स होंगे ऐसे, कुछ मैनेजर होंगे ऐसे, जो इंसिडेंट्स को समझ के रिएक्ट जल्दी करते हैं, और कुछ को देर लगता है। तो अपना अपना उसका ये है, वैल्यू है उसका, मतलब रिएक्शन टाइम का वैल्यू। एंड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन टाइम ऑल्सो आपके एक्सीडेंट के लिए वो इफेक्ट करता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा आर्मी के लिए, या फिर आपके डिफेंस के लिए जो लोग को हायर करते हैं, तो उनमें ये विजन डिसेबिलिटी, या उनका फ्लेक्सिबिलिटी, या उनका रिएक्शन टाइम, ये सारी चीजें देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट है परसेप्शन एंड मस्कुलर रिस्पॉन्स। परसेप्शन मतलब क्या है, कि अभी समझो आपको चलते वक्त अगर आपका पैर खड्डे में जा रहा है, तो आपके पैर को इसका सेंसेशन होता है कुछ मिली सेकेंड्स पहले, और अगर वो परसेप्शन होने के बाद आपका पैर का जो मूवमेंट है वो उस
खड्डे के अकॉर्डिंग अगर होता है तो आपका मस्कुलर क्या बोल सकते हैं रिस्पॉन्स और परसेप्शन जो है वो सही होगा। अदरवाइज आपको वहां पे पैर में कुछ दर्द हो सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटेलिजेंस लेवल, ये अगेन इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है। इंटेलिजेंस लेवल जैसे होगा आपका उसके अकॉर्डिंग आपके अनसेफ एक्टिविटी अनसेफ कंडीशंस को आप रिप्लाई कर पाएंगे। रिप्लाई का मतलब है रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हम लोग फिफ्थ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, हाउ टू प्रिवेंट दैट व्हाट आर दिस ह्यूमन फैक्टर्स। देन हियरिंग, हियरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एक्सीडेंट। मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, वहां पे कोई वॉल ओपन था, वहां पे कोई सर्किट ब्रेकर में फ्लैशिंग हो रहा था, आर्किंग हो रहा था, मुझे वो सुनाई नहीं दिया, ऐसा अगर कोई बोलता है आपको एक्सीडेंट होने के बाद, जब वो रिजल्ट फाइंड होता है, मतलब कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद उसका ऑडिट होता है, उसका एनालिसिस होता है और हमें पता चलता है कि ये एक्सीडेंट के पीछे कॉज क्या था। कुछ कंपनीज में या कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स उसको रूट कॉज एनालिसिस भी बोलते हैं। और तभी पता चलता है कि देर आर मेनी मेनी ह्यूमन फैक्टर्स which are associated due to which the accident is happening. Okay, apart from that, age matters a lot. अभी आपको क्या करना है, अगर हम इस क्लास का थोड़ा सर्वे करें तो आपके क्लास में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एज 20-21 ऐसा होगा, कुछ लोग का एज 40-50 होगा। तो कंपनी में भी क्या होता है, एज पर द कंपनी साइज लोगों का एज जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब कुछ लोग नए ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग बहुत सालों से वो कंपनी में काम करते हैं, बराबर। तो ये सारी चीजों की वजह से जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो बहुत ज्यादा वक्त उन्होंने वो कंपनी में गुजारा रहता है, या जिनके बाल सफेद हुए रहते हैं, उनके पास एक टाइप का एक ऐसा एटीट्यूड बन जाता है कि मैंने तो मेरे क्या बोलते बहुत सारे बारिश के सीजन देखे हैं, तो तू मुझे मत सिखा। ओके, तो इस चक्कर में देर आर चांसेस कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। और सेकंड दूसरा जो है कि जिसमें नए नए लगे हैं, उनके पास बहुत इंथुजियाज्म रहता है कि ये ना कुछ तो प्रॉब्लमेटिक चीज दिख रही है, इसको हम ना इस तरह से करेंगे तो हमारा फायदा होगा, ऐसा उनका सोचना रहता है। जिनकी उम्र कम रहती है ना उनका, और उसकी वजह से वो ऐसा चीज करके देखते हैं जो बाकी के लोगों ने जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्होंने उनके लाइफ में पहले करके देख लिया रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो उनको कुछ नहीं बोलते। बट ये नए एक्सपीरियंस में अगर उन्होंने उनको बताया नहीं कि ऐसा हमने भी करने का सोचा था और उसमें उस समय पे किसी का हाथ कट गया था, या किसी को वो उतना प्रेशर सह नहीं पाया, या वो मटेरियल वहां पे फेल हो गया, ऐसा अगर फीडबैक उनको उस समय पे नहीं मिला, तो वो जो नए नए जो लगे हैं क्या बोलते हैं उसको हम, न्यू रिक्रूट्स, न्यू ज्वाइनी बोलते हैं, वो भी एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो कोई एक जन मुझे सब पॉइंट्स टाइप करके चैट बॉक्स में बताएगा, या जो आपको याद आ रहे हैं वो आप सब लोग चैट बॉक्स में अभी टाइप करो। उसके बाद है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूमन फैक्टर विच इज लीडिंग टू एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। बहुत लोगों के पास जैसे कि अगर हम सिर्फ वर्कर्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है, आपका मशीनरीज है, स्टोरेज मैकेनिज्म है, और ये जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना उसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, तो आपको ये सारी बातें सच लगने लगेंगी, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है। ये रॉ मटेरियल, मशीन, स्टोरेज, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी चीजें ना वर्कर करता है। ये जो काम है वो एक वर्कर करता है, और उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा नहीं रहता है। जो भी वो सीखा रहता है वो मोस्ट ऑफ उसके अनुभव से सीखा रहता है, और उसका जो अनुभव होता है वो लिमिटेड रहता है, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है। और बिकॉज ऑफ उसे कुछ ज्यादा पता नहीं रहता है, इलिटरेट रहता है, और उसकी वजह से उसके फाइनेंशियल कंडीशन पे उसका इफेक्ट होता है। तो अगर समझो किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो क्या हो सकता है, अगर उसको लॉटरी भी लग गया तो भी वो वापस उतने उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कितना अमाउंट उसको मिला है लॉटरी का,
उसका सही इस्तेमाल क्या करना चाहिए। तो फाइनेंशियल एंड सोशल प्रॉब्लम्स मतलब क्या, अभी समझो उसको सैलरी हो गया या उस वर्कर का सैलरी मिला उसको, तो वो क्या करता है, उसे जहाँ पे वो खर्चा नहीं करना चाहिए वहां पे वो अमाउंट खर्चा कर देता है, और पहले 10 या 15 दिन में ही उसका सैलरी खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होता है उसके घर पे फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मतलब घर पे सब लोग झगड़ा करेंगे, पैसे के लिए रोएंगे, या कोई कुछ चोरी करेगा, कुछ तो ऐसा चीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट these all problems which are in inside their house are coming to the your company। वो सब प्रॉब्लम्स लेके, घर के प्रॉब्लम्स लेके वो आदमी, वो वर्कर कहाँ आता है, कंपनी में आता है। और कंपनी में उसका ध्यान जो है वो घर के प्रॉब्लम्स में अटका रहता है, और वहां पे कंपनी में जो मशीन है, रॉ मटेरियल है या स्टोरेज स्पेस है, वहां पे अगर कुछ अनसेफ कंडीशन ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, तो वहां पर वो इंसान, बिकॉज उसका ध्यान नहीं है, वो वहां पे अनसेफ एक्टिविटी करता है। ओके, अनसेफ एक्टिविटी करता है। अभी जैसे आप लोग अभी मेरे लेक्चर को, मेरे वॉइस को ध्यान दे रहे हो, और अगर गलती से कोई आपको डिस्टर्ब करता है या आपको कोई बोलता है कि अरे सामने देख, कुछ तो शार्प नाइफ वगैरह रखा है या कुछ भी रखा है, तो वो इंसान ने आपको बताया कि तेरे तेरे हाथ से फोन गिर सकता है या कुछ हो सकता है, तो आप उतना ध्यान उसकी तरफ नहीं देंगे जितना आपका ध्यान मेरे वॉइस की तरफ है अभी, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है अबाउट इमोशनल इंस्टेबिलिटी, तो वो यही है कि जब भी हम कंपनी में काम कर रहे हैं, जब भी हम कोई वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट जो है वो सेफ्टी माइंडसेट के जैसा होना चाहिए। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, दैट इज टू स्टडी द ह्यूमन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस। ओके, अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, व्हाट आर दोज सेफ्टी प्रिकॉशंस which we should do while we are working at height। okay, now what do you mean by working at height? सबसे पहले हम देखते हैं what do you mean by height। ये हाइट का मतलब क्या है, हम, हमारी खुद की भी एक हाइट है, हम जमीन पे है तो हमारा हाइट समझो 5 फीट है, 4 फीट है, 6 फीट है, बराबर। बट वही चीज अगर हम 10th फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तो 10th फ्लोर प्लस हमारा 6 फीट या 5 फीट जो हाइट है, उतने लेवल पे हम जमीन से ऊपर रहते हैं। तो अभी हमें अगर समझो ग्राउंड लेवल पे 5 to 6 फीट पे अगर गिर गए, तो क्या होगा हमें, जैसे अभी आप समझो जहाँ पे आप खड़े हो या जहाँ पे आप बैठे हो वहां पे आप जस्ट खड़े रहना है। ओके, सो एवरीवन जस्ट स्टैंड अप, आप जहां पर भी हो अभी आपको सिर्फ खड़े रहना है, और ऐसे इमेजिन करना है आप पीछे की तरफ आपके पैर से ऐसे गिर गए, मतलब गिरना नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है, और आप ऐसे गिर गए जमीन पे, या फिर आप आपके आपके पास बेडरूम है, गद्दी है, अगर आप गद्दी के आजू बाजू है, या कोई सॉफ्ट सरफेस है आपके आजू बाजू, तो वहां पे आप गिर गए ऐसा इमेजिन करो, या प्रैक्टिकली करके देखना है तो करके देख सकते हो, इफ यू हैव दैट, या क्या बोलते हैं, गद्दी वगैरह अगर आपके आजू बाजू है तो आप ये करके देखो, आप ऐसे खड़े खड़े गिर गए, तो अभी आपका गिरने का जो हाइट है वो है आपका 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, जो भी आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर यही चीज आप अगर फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से या आपके 10th फ्लोर से नीचे जमीन पे गिर गए, ये दोनों में होने वाला इम्पैक्ट जो है वो सेकेंड केस में ज्यादा होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अभी आप 10th फ्लोर पे काम कर रहे हो, इसका मतलब है आपने सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ ना कुछ तो लिया होगा, आपको उसकी अहमियत समझती है, आप इतने होशियार है, या कोई भी वर्कर है वो इतना होशियार है। बट अगर आप लैडर पे काम कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ 3 या 4 फीट ऊपर ही काम कर रहे हो, या 10 फीट ऊपर काम कर रहे हो, ओके, या फिर आप ऐसी जगह पे लैडर यूज कर रहे हो जहां से अगर आप गिरते हो तो सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से आप जमीन पे गिरोगे, इतना हाइट है, तो उस समय पे आपको वर्क एट हाइट के बारे में सोचना जरूरी है। बीइंग ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप अगर एक सुपरवाइजर का जॉब प्ले करने वाले हो तो आपको सेफ्टी के बारे में सोचना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो एज अ सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर, आपको ये सोचना है कि हमारा वर्कर जो है, अगर वो उसके उसका अगर पैर जमीन से टूट गया, मतलब छूट गया, तो उसका हाइट जो है वो बढ़ने वाला है, और अगर उसके हाइट से डबल लेवल पे, अगर एलिवेशन पे अगर वो काम कर रहा है,
तो हम उसे कंसिडर करेंगे वर्क एट हाइट। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि वर्क एट हाइट करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली प्रिकॉशंस हमें उस वक्त लेने रहते हैं जिस वक्त हमारे पास कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव इफेक्ट? जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी है, किसी का नुकसान नहीं हुआ है, उस समय पे आपको प्रिकॉशन लेनी रहती है। और जब भी आप प्रिकॉशन लेते हो तभी आपको उसकी जरूरत नहीं लगती है, और ये आपका साइकोलॉजिकल रीजन है। ओके, साइकोलॉजिकल रीजन क्या है कि जब भी आप प्रिकॉशन लेते हो तभी उसकी जरूरत आपको महसूस नहीं होती। सो वर्क एट हाइट पे अगर काम कर रहे हो, लैडर पे काम कर रहे हो, तो वो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लैडर पे अगर आप काम कर रहे हो और तो लैडर पे 3 पॉइंट कांटेक्ट होना जरूरी है। आफ्टर दैट लैडर के साथ कोई आपका असिस्टेंट होगा तो आपके सेफ्टी की क्या बोल सकते हैं, सेफ्टी अच्छे से हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। व्हेन ऑल्सो वी आर वर्किंग एट हाइट वेयर there is a lanyard और safety belt is provided। so safety belt अगर प्रोवाइड किया है आपको तो उसे वेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने सेफ्टी बेल्ट कंपनी ने या मैनेजमेंट ने देने के बावजूद भी अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि आप वो एक्टिविटी जो है वो सीरियसली नहीं कर रहे हो। सो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रिकॉशंस हमने लैडर के बारे में देखा है। लैडर के बारे में सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है? देयर शुड बी 3 पॉइंट कांटेक्ट। तो किसी को आइडिया है 3 पॉइंट कांटेक्ट क्या होता है? एनीवन? 3 पॉइंट Sir, कांटेक्ट व्हाइल यूजिंग द लैडर। sir, two legs, one hand, or two hand or one leg यस, on परफेक्ट। ladder. तो जब भी हम लैडर पे काम कर रहे हैं तो देर आर 2 चांसेस, आइदर वी आर क्लाइंबिंग द लैडर और वी आर लोअरिंग फ्रॉम द लैडर और वी आर स्टैंडिंग ऑन द लैडर। ओके, क्या क्या बताया मैंने आपको? Either we या are तो हम climbing the लैडर पे ladder. चढ़ रहे हैं, या लैडर से उतर रहे हैं, या फिर लैडर पे खड़ा रह के काम कर रहे हैं। ओके, तो लैडर जो है वो काफी कॉमन होता है इंडस्ट्री में, बट उससे भी आजकल कॉमन कुछ चीजें होती है, या फिर वो पहले हुआ करती थी। तो उसका नाम है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का नाम आपने सुना होगा, वॉकवेज का नाम सुना होगा, रैम्प्स का नाम सुना होगा, एंड देन यू ऑल्सो हैव स्टेयरवेज, स्टेयर्स का भी नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हाइट पे लेके जाती है या आपको हाइट पे काम करने को असिस्ट करती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? परफेक्ट परफेक्ट। सो लैडर के लिए अगर हम बात करेंगे तो लैडर के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैडर हम कंसिडर कर रहे हैं। वन इज योर वर्टिकल लैडर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम परमानेंट लैडर के रूप में होता है। बहुत बड़े बड़े टैंक्स में, ऑयल टैंक्स में ये वर्टिकल लैडर अलोंग विद द सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल किए रहते हैं। बट चांसेस क्या होते हैं कि ये लैडर्स जो है उनका इस्तेमाल साल में 1 बार 2 बार या 10 बार ऐसे ही फ्रीक्वेंसी में होता है, और जिसकी वजह से अगर हम बात करेंगे तो ये लैडर्स बहुत बार उसको करोजन होता है या उसका जो क्वालिटी है वो डिट्रोरिएट होता है। वेयर एज जो आपके पोर्टेबल लैडर होते हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है, वो स्लैंट पोजीशन में रहते हैं। और इसमें एक और बात होती है कि ये जो लैडर्स है, पोर्टेबल लैडर्स, वो आपको उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होते रहता है कि उसमें से कोई एक टूट गया क्या, या उसमें कोई वो हिल रहा है क्या। और जैसे ही आपको ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन होता है आप उस लैडर को रिपेयर करवा के लेते हो, अगर आप एक अच्छे वर्कर हो या अच्छे सुपरवाइजर हो तो। नहीं तो चल रहा है चलने दो, ऐसा अगर एटीट्यूड रहा आपका तो आप अनसेफ एक्टिविटी और अनसेफ कंडीशन को क्रिएट कर रहे हो। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। वर्क एट हाइट में प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमें, वो देखते हैं। 1:4 का रेशियो भी हमें मेंटेन करना है व्हेन वी आर यूजिंग द लैडर। पोर्टेबल लैडर को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन ऑल्सो वी कैन से दैट इफ यू आर यूजिंग अ लैडर्स तो हमें कोई कभी भी दो लैडर को एक दूसरे को टाई करके उसका लेंथ नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उस समय पे जितना भी वेट है उसका वो उस जॉइंट पे आता है
और वहां पर आपका जो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, सो इस तरह से आपको ये होमवर्क भी है, सेकंड पार्ट जो आपके लिए होमवर्क है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस, लैडर पे, स्कैफोल्डिंग पे, तो ये एक्टिविटीज आपको लेने हैं इसमें। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करता हूँ। सो नीलेश जी, आप ये वापस चालू कीजिए आपके इसमें 3 डॉट्स पे आइए, स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए। नहीं नहीं, स्टॉप प्रेजेंटिंग मत करो, पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग करो। नो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। रोहित भाटिया, अगर आप पहली बार मेरे क्लास में आए हो तो आपको पता नहीं है अटेंडेंस कहाँ पे करते हैं सबमिट हम लोग। रोहित भाटिया पहली बार आए हो क्या क्लास में? यस सर।